पीपल्स पार्टी सिंध की तर्जुमान है सादिया जावेद, वो हमारे साथ हैं। कराची से जब आपने शुरू किया उस वक्त एमक्यूएम वहाँ अपने पूरे जोर पे थी। उस वक्त इस शहर में अल्ताफ हुसैन का बोलबाला था। ये शहर उसके एक फोन कॉल पे बंद होता था और खुलता था, क्योंकि लोगों का ये बोरी बंद लाशों का कॉन्सेप्ट था ना उस वक्त। तो इस शहर में ड्रिलिंग का भी कराची से 400 गुना बुरे हालात हैं हैदराबाद। नहीं, अब ऐसे हालात नहीं। ये तो पहली दफा है कराची और हैदराबाद का मेयर वो पीपल्स पार्टी से आया। सादिया साहब इसको उल्टा कर लें, पीपल्स पार्टी के मेल लगा देते हैं इन सारे शहरों में और हुकूमत एमक्यूएम की लेकर आ जाते हैं। फिर आप एमक्यूएम को ब्लेम करती कि जी हमारी तो हुकूमत नहीं है, हमें चलने नहीं दिया। नहीं। तो जो शहरों के हालात हैं जिम्मेदार तो सिंध गवर्नमेंट होगी। बिलावल भुट्टो जेंजी को अटैक कर पाएंगे? जो एक हमें यूथ दिया गया था इमरान खान की शक्ल में, वो तो कहीं से यूथ नहीं था ना। पाकिस्तान का यूथ जो चाहता है बिलावल भुट्टो जरदारी वही सोचते हैं। पीपल्स वुमेन कमेटी वगैरह का जो आप जिक्र किया उसमें उजैर बलोच भी तो उसके लीडर थे जो वो पूरा चला रहे थे गैंग अपना। जब पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा हुआ कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ही लिया। जुल्फकार अली भुट्टो, उनकी शहादत के बाद बहुत ही पॉलिटिकल टर्मोइल था मुल्क के अंदर। भुट्टो साहब का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं था, पाक चीन दोस्ती जुल्फकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी थी। उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन आज ये मुल्क डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है। आपके प्रोग्राम से कह रही हूँ, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। पाकिस्तान की सियासत और उसके हजार रंग, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, पीटीआई, एमक्यूएम और बहुत सारी जमातें, लेकिन सिंध में जो इजारादारी रही है वो पीपल्स पार्टी की रही है। पीपल्स पार्टी पिछले 17-18 साल से हुकूमत में है। कराची के हालात, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तरक्याती काम और मेयर का मसला, गवर्नर का मसला, उसमें हमेशा से इख्तलाफात रहे अपोजिशन से। इसी सिलसिले में जो पीपल्स पार्टी सिंध की तर्जुमान है सादिया जावेद, वो हमारे साथ हैं। आज हम उनसे सारे सवालात पूछेंगे और उनसे उनके जवाबात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप कब से हैं, अपने बारे में जरा बताएं। कब से आप पॉलिटिक्स से मुंसलिक हैं, पीपल्स पार्टी से कब से हैं, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आप कराची में कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं कराची में ही पैदा हुई हूँ, कराची में ही पली बड़ी हूँ, कराची में सारी स्कूलिंग है, कराची में ही कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है। रहती मैं कराची में हूँ और कराची इज़ माई सिटी एंड आई लव माई सिटी। तो मैंने ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है 2006 में, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में। आई एम वन ऑफ द, कहना चाहिए कि जो उन्होंने एग्जाइल ख़त्म की थी 2008 में। 2007 18 अक्टूबर को मैं उस जहाज़ में उनके साथ वापस आई, फिर बीबी की शहादत हो गई। I worked as worker, then मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की पहले कराची डिवीजन की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनी। अच्छा, नाइस। देन उसके बाद मैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेडीज विंग की सिंध की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। मेरा सेकंड टेन्योर है एज एमपीए, रिजर्व सीट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूसरी बार एमपीए नॉमिनेट हुई। और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट कायम हुई है 2024 में, तो फिर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नॉमिनेट किया है। पीपल्स पार्टी ने बहुत मुश्किल टाइम भी काटा है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ, उसके बाद फिर बेनज़ीर साहिबा के साथ हुआ, बेनज़ीर साहिबा के भाइयों के साथ हुआ, और हमेशा से सारी जमातें वगैरह उनके खिलाफ जमा होती आई। तो कराची से जब आपने शुरू किया उस वक्त एमक्यूएम वहाँ अपने पूरे जोर पे थी, तो उस वक्त आपको काम करने में कितनी मुश्किलात होती थी और क्या क्या थ्रेट्स होते थे? जाहिर है उनका मुख्तलिफ उनके विंग्स से जो काम करते थे यहाँ एट द सेम टाइम। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब मैंने 2006 में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, मतलब जाहिर सी बात है, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, तो उस वक्त इस शहर में
अल्ताफ हुसैन का बोलबाला था। ये पीक पे थे। हाँ जी, ये शहर उसके एक फोन कॉल पे बंद होता था जी, और खुलता था। मेरा ख्याल से हमने तो बचपन, क्योंकि 80s जब हमने स्कूलिंग शुरू की तो ये शहर एक कर्फ्यू ज़्यादा था। एथनिक ग्रिप में आ चुका था, और MQM जो थी वो उसका बोलबाला था, उसका एक असर था इस शहर में, और वो लंदन से बैठ के ऑपरेट देते थे। वो तो खैर बात की बात है। हाँ, लेकिन पहले वो जब हम छोटे थे तो हमें याद है कि अब्बासी शहीद हमारे नेबर में होता था, तो हर हफ्ते, एक हफ्ते के बाद खबर आती थी कि जी कायदे तहरीक जो है वो अस्पताल में एडमिट हो गए, जब वो कराची में रहते थे। उनका सेफ हेवन जो था ना वो अब्बासी शहीद था, और वो हमारा नेबर था, क्योंकि मैं नाज़माबाद में पली बढ़ी, नॉर्थ नाज़माबाद, जो उनकी गढ़ थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल MQM की गढ़ थी हमेशा से। तो बहुत मुश्किलात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2007 में बीबी शहीद इलेक्शन की टिकट लंदन में फाइनल कर रही थी जिला वतनी से पहले, 2007 के इंतखाबात के इलेक्शन रिजल्ट्स, वो इलेक्शन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो रहे थे, तो मुझे वहां से किसी ने फोन करके कहा कि आपको चाहिए कि आप जनरल इलेक्शन लड़ लें डिफेंस की सीट से। तो मैंने कहा भाई मेरी आपकी कोई दुश्मनी तो है नहीं, क्योंकि लोगों का ये बोरी बंद लाशों का कॉन्सेप्ट था ना उस वक्त तो इस शहर में, ड्रिलिंग का भी। तो इस वजह से बहुत मुश्किलात थी, बहुत तकलीफें। जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने कराची में बहुत तकलीफें उठाई हैं MQM के हाथों, और उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए, और वो जो है मेरा भाई अगवा हुआ। एक मामू जो है वो जब ये शहर 10-10 दिन के लिए बंद हो जाता था हड़ताल, उसमें मेरे मामू एक शहीद हुए MQM के हाथों। तो वो दौर था, लेकिन मैं ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती हूँ कि इस शहर से वो जो एक शहर था इस शहर पे, वो शहर तोड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 2013-14 में इस शहर की बेहतर हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं, आप या जो भी इस शहर में रहे हैं उन्हें याद है कि ये कितना मुश्किल शहर था रहने के लिए। मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो आपके बहुत अच्छे, जिनको सब बहुत अच्छा बड़ा पॉलिटिशियन मानते हैं, चाहे किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक, और हमने भी पढ़ा है, हमने देखा है, उनके क्लिप्स देखे। उनकी शहादत के बाद बहुत ही पॉलिटिकल टर्मोइल था मुल्क के अंदर, और पीपल्स पार्टी को हर तरह से ख़त्म करने की कोशिश की, सजाएं दी, पनिशमेंट्स दी, और डिप्राइव किया गया उनको इलेक्शन से, और बैन किया गया, और पर्सनली उनके घरों को, और जो चीज़ें आपके सामने होंगी, आपने स्टडी की होंगी, वो जो पीपल्स पार्टी ने वो कुर्बानी दी, और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी निकल कर आई इस फोर्स के साथ, उसके बारे में ज़रा बताएं कि वो उन हालात से पीपल्स पार्टी ने अपने आप को निकाला कैसे, और उसके बाद उसने ग्रो कैसे किया, सर्वाइव कैसे किया। देखिए जाहिर सी बात है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान नहीं था। अब तो मेरा ख्याल से दुनिया के बड़े बड़े लिखने वाले जो हिस्ट्री पे लिखते हैं वो ये बात एडमिट करते हैं, दुनिया के बड़ी बड़ी लीडरशिप ये बात एक्सेप्ट करती है कि भुट्टो साहब का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं था। देखिए आज पाक चीन दोस्ती शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी थी, जिसके हम 75 साल मना रहे हैं। आज मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी। उसी की तो सजा दी गई उन्हें, वो सजा दी गई, लेकिन देखे ना मिडिल ईस्ट के पास जितने पैसे हैं, मतलब ऑयल रिच कंट्रीज थी, एनर्जी रिच कंट्रीज थी, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई भी मुल्क नहीं बना सका।
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वो लफ्ज कि हम घास खाएंगे, और हमने वाकई उसके लिए घास खाई, और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। लेकिन आज ये मुल्क न्यूक्लियर स्टेट है, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है। पाक फौज का जो सरबराह है फील्ड मार्शल, वो अगर हिंदुस्तान के आगे खड़े होकर हमने जो जंग लड़ी, तो जो इस मुल्क की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जिसकी उनको सजा मिली जी, वो कोरिया गई और वो अपने उसके जो प्रिंट्स थे वो अपने, वो बड़ा मशहूर अब तो किस्सा है ना कि वो अपने जो वो ओवर कोट पहन के गई थी वो प्रिंट्स उसकी जेब में रख के लाई थी। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद की। आपने जो बात की कि पीपुल्स पार्टी कैसे निकल कर आई, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अवाम की जमात है, उसने हमेशा इस मुल्क के लोगों के लिए जिद्दोजहद की है, इस मुल्क के लिए जिद्दोजहद की है। कभी भी वो एक उसके पीछे नहीं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गए तो लोग कहते थे पार्टी खत्म हो गई, तो शहीद मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो और फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये साबित किया कि भुट्टो साहब ने जो दरख्त लगाया था उसको उन्होंने तनावर दरख्त बना दिया। फिर जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई तो सारी दुनिया कहती थी, पूरा पाकिस्तान ये कहता था कि अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, अब इस बस ये आखिरी दफा 2008 में जो इख्तिदार मिला वो हो जाएगा और उसके बाद बस उसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहीं नहीं रहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने बीबी से बहुत कुछ सीखा। वो खुद कहते हैं कि वो मेरी लीडर थी। जी कहते हैं वो ये कहते हैं मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने वो जो बीबी शहीद का मिशन था, देखिए बीबी शहीद तो भुट्टो साहब का आइन बहाल नहीं करा सकी, लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए 73 का असल शक्ल में आइन बहाल कराया। आप देख लें कि जितना हमें टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स के पास अगर JF-17 थंडर है या J-10 है, तो ये मुआहदे तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने चीन के साथ किए थे ना। CPAC जरदारी साहब का एक ब्रेन चाइल्ड था जिसका फायदा पूरा पाकिस्तान उठा रहा है। अभी तो बंद हुआ हुआ है इस वक्त, अभी एट होल्ड जरूर है, जाहिर सी बात है बहुत सारे, मतलब क्योंकि देखे ना इस मुल्क के खिलाफ साजिश भी बहुत है ना। अब आज पूरी अरब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, लेकिन इसी अरब दुनिया से ग्वादर पोर्ट के लिए प्रॉक्सी थी ना। जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने CPAC को सोचा था और चाइनीज गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया था, तो जाहिर सी बात है कि उनको पता था, और उस प्रॉक्सी का नतीजा बलूचिस्तान में हम आए रोज देखते हैं ना। देखिए वोट की जहाँ तक बात है कि अगर हम कहें कि जी सीट्स बिल्कुल ठीक है, सीट्स में कमी ज्यादती, मुझे वो भी याद है 97 में इलेक्शन हुआ था तो 18 सीटों के साथ कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बनी थी जी। अच्छा, हर चीज का डार्कर साइड भी होती है और ब्राइटर साइड भी होती है। हर गवर्नमेंट आके अपने अच्छे काम भी करती है और कुछ ऐसी होती हैं जो उनसे नेग्लिजेंसी भी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमेशा रहते हैं, जैसे अभी शारे भुट्टो बना है, अभी ये बहुत बड़ा काम है पीपल्स पार्टी का, और एट द सेम टाइम सिंध गवर्नमेंट को मलाइन किया जाता है कि जी यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन के दी, तो कराची वाले हैं वो अपनी जगह पे, वो फैक्ट है, उसके अपने अपने प्रॉब्लम है। आपने जिक्र किया कि कराची के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और उसके बाद फिर 13-14 में आके फिर वो सिंध गवर्नमेंट ने उन हालात को बेहतर किया। उस ज़माने में डेली जो है टारगेट किलिंग होती थी और बहुत सारे गिरोह जो थे, पर्चियाँ आती थी बिजनेसमैन, और जान और माल जो था शहरियों का वो महफूज नहीं था। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसके बाद 2015 के बाद वो वाली चीज़ें अब नहीं है, टारगेट किलिंग नहीं है और उतनी स्नैचिंग नहीं है जितनी पहले थी, इतने बड़े शहर में होती है क्योंकि गुर्बत वगैरह का ताल्लुक है डायरेक्ट उससे, तो क्रिमिनल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचता हूँ 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही
और उस जमाने में MQM भी भत्ते लिया करती थी और पीपल्स अमन कमेटी भी भत्ते लिया करती थी। उसमें भी पीपल्स पार्टी का नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। मैं क्लैरिफिकेशन करवाना चाहता हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग, आप उसके बारे में जरा क्लियर कर दीजिएगा। और मेरी भी फैक्ट्री थी वहाँ लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में, पीछे से हमारे पीछे भी एक गोट था, नाम नहीं लूंगा कौन सा गोट था ताकि वो वरना एथनिक उसमें निकल जाता, और सामने भी था, वहां से 17 20 25 कलेक्शन लेके आ जाते थे और वो डिस्टर्ब करने की कोशिश किया करते। जाहिर है उनके पीछे तो कोई ना कोई होगा। और एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं, उनसे जान भी हमारी वहाँ के जो पीपल्स पार्टी के सदर थे उस इलाके के, उनसे ही हमने रिक्वेस्ट की थी, तो उसके बाद हमारी उनसे जान छूटी थी। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ आसानियां भी होती थी। लेकिन उसी दौर में वो पीपल्स अमन कमेटी ने जन्म लिया था और पीपल्स पार्टी के भी जो पर्चियां या वो आती थी, और उसी जमाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेस कम्युनिटी को। देखिए वो एक बाप है, वो एक स्याह दौर है। MQM खुद भी उसको जो है वो कितनी भी उसकी तरदीदें कर दे, कितनी भी वजाहतें कर दे कि जी आज के जो लीडरान हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, वो धुल नहीं सकता। आपका जो पास्ट है वो आपका पास्ट है। तो जहाँ तक पीपल्स अमन कमेटी की लोग बात करते हैं, देखिए एक तो पहली बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो कोई झेली विंग या कोई उससे पीपल्स पार्टी एज पॉलिटिकल पार्टी कोई कनेक्शन नहीं था। नाम तो यूज होता था ना? हाँ जी, बिल्कुल नाम यूज होता था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मजबूत तरीन गढ़ लियारी है वहाँ से वो बैठ के ऑपरेट करते थे, तो इसीलिए लोग ये कहते थे। और उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे वो MQM को जब MQM इस शहर में हंगामा आराई फसादात कराने की कोशिश करते थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और उसमें जो है वो पीपल्स अमन कमेटी का जिक्र करते थे। तो इसलिए लोग लेकिन पीपल्स अमन कमेटी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। वो तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, 2015 के बाद तो वो सारा क्लियर हो गया। हाँ, तो मकसद ये था कि वो जब 2010 से 11 से ऑपरेट कर रहे थे, तो 2014 में आके वो कैसे ख्याल आया? उससे पहले भी हो सकता था। जाहिर सी नहीं, बिल्कुल आपकी दो राय है नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। वो ऑपरेट कर रहे थे, उस तरह उनके साथ सख्ती नहीं हुई जो 2014 के बाद हुई। और देखिए जैसे MQM के बहुत सारे जो दहशतगर्द थे, फारूक दादा, पता नहीं पटनी क्या क्या वो ना अजीब से नाम थे, उनको आज भी मैं आपको आज भी जो सिंध असेंबली में MQM है उनके सामने अगर आप उनका नाम ले तो वो हंगामा मचा देते कि आपने हमारे शोहदा का नाम क्यों लिया। ठीक है, ये हमारे शहीद है। लेकिन जो पीपल्स अमन कमेटी में क्रिमिनल्स थे, वो कोई भी थे, उनको कभी पीपल्स पार्टी ने अपने शोहदा के तौर पर या अपने वर्कर्स के तौर पर ऑन नहीं किया। हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, उसमें पुलिस फोर्स को नुकसान भी हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी बहुत ज्यादा लियारी में लियारी उनको वैसे वो गैजेट्स नहीं थे उनके पास, और वो नुकसान बख्तरबंद गाड़ियां नहीं थी कि जिसमें वो वाली जो बुलेट थी वो क्रॉस हो जाती थी और अंदर वो मर जाते थे। उसमें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस को नुकसान हुआ, जानी माली नुकसान हुआ, लेकिन हमने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। तो जो लोग ये पीपल्स पार्टी को अमन कमेटी के साथ जोड़ते हैं, वो मैं कैटेगोरिकली आपके उस पे प्लेटफॉर्म से ये बात क्लियर करूंगी कि पीपल्स पार्टी का ऑफिशियली कभी भी उनका ताल्लुक नहीं था। पीपल्स अमन कमेटी वगैरह का जो आप जिक्र किया, उसमें उजैर बलोच भी तो उसके लीडर थे, जो वो पूरा चला रहे थे गैंग अपना, तो उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से रहा है। उसके वर्कर थे और इलेक्शन कैंपेन भी चलाया करते थे। उनके साथ हमने मुख्तलिफ पिक्चर्स भी देखी पॉलिटिशियंस की
जो उनके साथ बैठते थे, चीफ मिनिस्टर वगैरह और दूसरे मिनिस्टर भी जाया करते थे, उनके साथ भी उनका उठना बैठना हुआ करता था। इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करी कि उज़ैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर था। उसने लियारी में पीपल्स पार्टी के दूसरे वर्करों के साथ काम किया, लेकिन जब पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा हुआ और ये रिपोर्ट हुआ कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसके गलत तरीक़ेकार है, बिजनेसमैन को भत्ते की पर्चियाँ, लोगों को थ्रेट करना, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ही लिया। 2013 से 2018 वाला जो टेन्योर था उसमें लियारी गैंग वॉर के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, जिसमें पुलिस का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। वो सिंध हुकूमत ने बर्दाश्त किया। वो तो पॉलिटिशियंस को भी थ्रेट करते थे जी, पॉलिटिशियंस को भी, जब उसने, मतलब जाहिर सी बात है, देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन होना गलत बात नहीं, लेकिन हाँ, ना पहले ना आज कोई भी अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको, अगर वो वर्कर है भी तो उसको डिसोन करेंगे और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हो। मैंने जो सिंध असेंबली की कुछ मैंने क्लिप्स भी देखे, उसमें बड़ी फायरिंग करते हैं एमक्यूएम के जो लीडरान हैं और एमपीएस वगैरह, उसको बड़ी खंदा पेशानी से पीपल्स पार्टी वाले एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं और बर्दाश्त करते हैं। तो ये इसमें आपके जब आप डिस्कशन होते हैं आपस में, तो उसमें डिस्कशन मुख्तलिफ एमपीएस वगैरह के साथ होते हैं कि यार उसने ये कहा, उसको तो जवाब दो, उस पर एक्शन लो या नहीं करो। ये एज ए पॉलिसी यही है कि ठीक है, अवामी पार्टी है तो क्रिटिसिज्म हमें बियर करना है, हमें बर्दाश्त करना है। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से है कि बिल्कुल हमें, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है या इल्ज़ाम तराशी कर रहा है तो हमें उसी तरह जवाब नहीं देना कि हम भी उसी के बूट्स में दाखिल हो जाएं जिस तरह वो दे रहा है। देखिए, जैसे आपने बात की मिसाल, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बीबी के बाद जब इस मुल्क के पहली दफ़ा सरबराह बने तो टेलीविज़न हम खोलते थे और 8 बजे से 10 बजे 11 बजे तक जो प्राइम टाइम होता था उसमें हर दूसरा एंकर आके हमें ये बता रहा होता था कि बस ये 24 घंटे हैं और अगला 25वां घंटा नहीं होगा और प्रेसिडेंट जरदारी जो है उनको निकाल दिया जाएगा। उस वक्त हम भी कहते थे कि यार ये मतलब जवाब देना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तहम्मुल से अपने मुखालफीन को वो करती है और फिर बाद में उन मुखालफीन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो पीपल्स पार्टी हमेशा क्रिटिसिज्म को, तामीरी क्रिटिसिज्म को ज़रूर हम रिप्लाई करते हैं, लेकिन जो इल्ज़ाम तराशी या जैसे प्रेसिडेंट की कभी सेहत के मुतालिक, कभी किसी चीज़ के मुतालिक, उसको ना हमने रिस्पॉन्ड किया है और ना हम इस लेवल पे जाकर जिस तरह सोशल मीडिया पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी होती है उसको उस लेवल पे, उस लो लाइनिंग पे जाके। और दूसरी बात ये कि हम हमेशा से आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में जब भी मीडिया ने कोई भी प्रोटेस्ट किया है, चाहे वो डिक्टेटर के खिलाफ था या सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनी है और उनके साथ रही है। तो इसलिए हम आज़ादी राय पे, लोगों की अपनी राय है, आप मेरी मुखालफत कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया नहीं पसंद, आप मेरी मुखालफत कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त कमी हो गई है वो है टॉलरेंस की। हमेशा से नहीं, हमेशा से नहीं, मुझे लगता है कि जब ये सोशल मीडिया, पीपल्स पार्टी में तो है टॉलरेंस, पीपल्स पार्टी में है टॉलरेंस, लेकिन इन जनरल अगर आप बात करें तो हमें टॉलरेंस खत्म हो गई है। एलीट की सिक्योरिटी पे बहुत अच्छा खर्चा किया जाता है, बैरिकेड्स चलते हैं, उनकी वीआईपी प्रोटोकॉल होती है, हमने शारे भुट्टो भी बना लिया, लेकिन जो इतनी सारी जानें गई हैं, जैसे फायर फाइटर्स हैं, वो इतनी तैयारी नहीं हुई उनकी, फायर ब्रिगेड की इतनी गाड़ियां नहीं हैं कि जो गुल प्लाजा जल गया और उसके साथ साथ कोई 28 इमारतों में उसके बाद और भी आग लगी, छोटी और बड़ी मिला के वारदातें हो रही हैं शहर के अंदर कंटिन्यूस। उसका सद्देबाब अगर जो अभी तक नहीं हो सका, तो आगे जाके पार्टी के पास क्या ऐसी पॉलिसी है
कि देखें, आवाम तो शोर करेगी अगर उनके साथ होगा, कोई भी हो। मेरे साथ हुआ तो मैं शोर करूंगा, रोड पे निकलूंगा भी, मुर्तजा वहाब को भी बुरा भला बोलूंगा, सिंध गवर्नमेंट को भी बुरा भला बोलूंगा, और मैं किसके पास जाऊंगा? जिसकी गवर्नमेंट होगी उसी को कहा जाएगा ना। अब मैं उसको जाके इमरान खान को तो नहीं कहूंगा उसका कसूर है, या जाके नवाज शरीफ को नहीं कहूंगा। इसके लाए अमल के तौर पे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, स्नैचिंग को रोकने के लिए और जो इतनी जानें गई हैं उसके लिए क्या मरबूत पॉलिसी है पीपल्स पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए? अवामी पार्टी है तो आवाम के लिए काम करना है उन्हें। देखें, जो आपने पहली बात की कि प्रोटोकॉल, देखें मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ के चीफ मिनिस्टर और जहाँ के मिनिस्टर मिनिमम प्रोटोकॉल कैरी करते हैं। आपने देखा है मुराद अली शाह शहर में निकलते हैं, एक मोबाइल उनके आगे। अभी बिलावल चौरंगी का आया था 15-20 मिनट का, वो बहुत मैंने सोशल मीडिया पे देखा। बिलावल भुट्टो ने आना था और वो 20-25 मिनट तक ब्लॉक किए रखा। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जो बिलावल चौरंगी पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई, वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का प्रोटोकॉल नहीं था। मैं आपके प्रोग्राम से, आपके प्लेटफॉर्म से ये बात क्लियर करूँ, वो प्रोटोकॉल जो था वो प्रेसिडेंट का था। देखिए, इस मुल्क में एक रेड बुक प्रोटोकॉल है जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तमाम मिलिट्री चीफ्स, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवल चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स को हासिल है। तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का सिक्योरिटी वो उस वक्त प्रोटोकॉल इंटराज था, जिसको लोगों ने तोड़ा और उसमें वो दाखिल हुए, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद SSU जो प्रेसिडेंट को प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है और वो जो तो जाहिर होना ही चाहिए, वो तो सिक्योरिटी कवर जो प्रोवाइड करती है, उससे बातचीत करके होम मिनिस्टर साहब ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जितना मिनिमम टाइम ब्लॉकेट लगाया जाए ताकि अवाम को तकलीफ ना हो। जितने ट्रैफिक हादसात या ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी शायद इस शहर में, क्योंकि हैवी ट्रैफिक इस शहर में है, वो हैदराबाद में भी है बहुत। नहीं, हैवी ट्रैफिक उस तरह हैदराबाद में नहीं है जितना कराची। हैदराबाद की रोड्स देखी हैं आपने? जी, मैंने हैदराबाद की रोड्स देखी हैं। मैं पूरा कराची से कश्मीर तक बाय रोड। कराची से 400 गुना बुरे हालात हैं हैदराबाद। नहीं, अब ऐसे हालात नहीं। आपने आप सखर देखें, आप सखर आइडियल सिटी है, इतना अच्छा खूबसूरत बनाया है, जो अच्छी बात है। और मेरी पैदाइश भी सखर की है, मेरे फोर फादर्स माइग्रेट करके नोडेरो आए थे, हमारा बचपन सारा नोडेरो और सखर में ही गुजरा है। सखर इतना अच्छा है और हमारे दोस्त वहां से बताते हैं कि जनाब इतना खूबसूरत बना दिया, रोड्स बना दिए। हैदराबाद में भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि हैदराबाद का एक प्रॉब्लम है कि हैदराबाद में अपना कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। हैदराबाद मतलब ये लोगों को बात नहीं पता। ड्रेनेज सिस्टम तो गवर्नमेंट नहीं बनाने। नहीं, मैं आपको, हाँ जाहिर सी बात है, देखिए और कौन बनाएगा? पहली दफा है ना कि हैदराबाद का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आप लोग ऐसे सवालात ताहयात जो MNAs, MPAs, नाजिम या मेयर रहे इस शहर, दो शहरों के, कराची, हैदराबाद, MQM का इन दो शहरों में जो था वो सिक्का उड़ता था ना। तो कभी उनसे भी पूछा है कि ये तो पहली दफा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद का मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी से आया, वरना या तो इस शहर में जमात इस्लामी ने हुकूमत की है या MQM ने हुकूमत की है। मैं आज भी पूछती हूँ कि जमात इस्लामी के पास 9 टाउन है, कितने लोगों ने, मीडिया पर्सन्स ने जमात इस्लामी के जो अमीर हैं मुनम जफर साहब और हाफिज नईम साहब, उनसे सवाल किया है कि आप 9 टाउन्स का जवाब दे सकते हैं? नहीं। सादिया साहबा, इसको उल्टा कर लें आप पीपल्स पार्टी के मेयर लगा देते हैं इन सारे शहरों में और हुकूमत MQM की लेकर आ जाते हैं, फिर आप MQM को ब्लेम करती कि जी हमारी तो हुकूमत नहीं है, हमें चलने नहीं दिया। नहीं। देखिए 2008 से सिंध हुकूमत मौजूद है फुल पावर्स के साथ, कोई ऐसा नहीं है कि उनकी पावर्स नहीं है। तो जो शहरों के हालात हैं, जिम्मेदार तो सिंध गवर्नमेंट होगी। देखिए मेयर भी जवाबदेह है,
ऐसा तो नहीं ना मेयर जवाब नहीं, दे रही। इतनी गाली जितनी आप मेरे मेयर को बकते हैं ना, जी। जितनी गाली मेरे मेयर को मतलब मुर्तुजा वहाब को इस शहर में दी जाती है, अगर कोई मुझे वसीम अख्तर या मुस्तफा कमाल को दे के दिखा। आप अगर इसकी जगह एमक्यूएम का मेयर होता और उसकी कारकर्दगी ऐसी होती तो उसको भी इतनी ही गालियां दी जाती, मुझे नहीं लगता। और दी जाती हैं। देखें, मैं मवाजना हम दूसरे सूबों के साथ करते हैं। केपीके में भी बहुत डेवलपमेंट के काम हुए पिछले 15-16 सालों के अंदर, और मैं वहाँ बहुत ट्रैवल करता हूँ, एक एक जगह पंजाब में भी ट्रैवल करता हूँ। इनफैक्ट मेरा कराची आने को दिल नहीं चाहता। जब मैं वहाँ होता हूँ, यहाँ जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ मुझे एक स्मेल आती है, नॉइज पॉल्यूशन है। जाहिर है वो तो ये चैलेंजेस हैं जो कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको फेस करने पड़ेंगे, या आवाम होगी उसको फेस करने पड़ेगा, हमें उसका सदैव करना पड़ेगा सोल्यूशन। बहरहाल लेकिन ये वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ की गंदगी देख के और यहाँ का जो वाइल्ड ट्रैफिक है वो देख के, और हॉर्न इतना बजाते हैं यहाँ की आवाम। इसमें मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, हम आवाम ही ऐसे। मेरे ड्राइवर की आदत है वो घर से निकलेगा तो हॉर्न पे हाथ रखेगा। अच्छा, कॉन्ट्रेरी टू दैट लाहौर में ऐसा नहीं है। उन्होंने रोड का स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही ऐसा किया है कि वहां बहुत कम स्टेगनेंट और ब्लॉकेड होता है ट्रैफिक का, और जहां होता है वो अगले 2 महीने के अंदर उसमें उसको रीडिजाइन करके अच्छा, उसको निकाल देते हैं। एक सवाल पूछती हूं। अच्छा, एट द सेम टाइम जो यूनिवर्सिटी रोड का जो एक कलंका टीका है पीपल्स पार्टी का, वो पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं हटा सकेगी जब तक वो रोड क्लियर नहीं हो जाए। और आप जो मेयर के अलावा अब किसको गालियां दे बताए, आवाम जो है वो किसको ब्लेम करे, या सोशल मीडिया बैठ के कहे कि हमारी गलती है, ये हम रोड नहीं बना रहे। अच्छा। जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी माएँ और बहनें जब वो लाहौर जाती हैं तो रात को घर से 12 बजे निकल के गली के अंदर वॉक करती हैं, चहलकदमी करती हैं, और पूरी गली की खवातीन और वो रोडों पे होती हैं और आराम से बच्चे भी खेल रहे होते हैं। यहाँ रात को 12 बजे मैं निकल के अपनी गली में वॉक नहीं कर सकता। अच्छा, अब आपने बहुत सारे मुझ पे ना सवालात, हाँ जी, बहुत चार किए हैं। देखें, पहली बात एक तो ये कि मैं आपसे सवाल करूंगी कि कराची कितने रकबे पर है और लाहौर कितने रकबे पर है। मैनेजमेंट जाहिर सी बात है, देखें हर शहर के अपने डायनामिक्स। चलिए इसे नाज़िमाबाद को कर दें आप। अच्छा, ब्यूटीफाई नाज़िमाबाद को इसलिए नहीं करते, शायद वहां से वोट नहीं मिलते। नहीं, ऐसा तो वहां से देखे ना बैठ के एमपीए कहते हो हाँ ठीक है इनको करने दो। एक मिनट ना, वहां से पीपल्स पार्टी का एमपीए है जी, ना एमएलए है, तो इसीलिए तो करके दिखाए ना। वहां नहीं है तो आप लोग वही करेंगे जहाँ आपने जो आपके हल्के हैं, नहीं दूसरे हल्कों में काम नहीं होने देंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुने। अच्छा, और नाज़िमाबाद के जो टाउन्स हैं वो भी जमात इस्लामी है, एमएनए एमपीए है, तो मेयर के नीचे मेयर के नीचे हैं। अच्छा, फिर आप ये कहते हैं कि जी हम काम नहीं करते ना। नाज़िमाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कोई काम नहीं किया। काम तो करते हैं, मैंने तो आपको बताया जो काम हो रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखें, बात मैंने सखर का जिक्र किया, मैंने शारे भुट्टो का जिक्र किया। मैं कराची के हवाले से बात कर रही हूँ, मैं कराची के हवाले से बात कर रही हूँ। 5 स्टार चौरंगी क्योंकि मैं रही हूँ, मैं पली बड़ी हूँ, बारिश होती थी डूब जाती थी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही था ना। वो जो पूरी सड़क थी वो काबिल इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। जब लियाकताबाद भी डूब जाता, लियाकताबाद भी, करीमाबाद भी, सारे पानी भरे होते थे, ठीक है जी। लेकिन उसमें अब अभी जो बारिश हुई है जिसमें बाकी शराय फैसल पे तकलीफ आई है नर्सरी के पॉइंट पे, लेकिन 5 स्टार चौरंगी नहीं। वो तो खैर न्यूयॉर्क में भी पानी खड़ा होता है, ऐसे क्या बात है उसमें। वो तो इतनी बारिश होगी तो वो ड्रेनेज की कैपेसिटी होती है ना। जमात इस्लामी की बात है जो आपने कहा कि जी क्योंकि हुकूमत, अल्लाह करे वो कभी उनको हुकूमत ना मिले, क्योंकि अगर उनको हुकूमत मिलेगी तो अल्लाह जाने वो मजीद क्या करेंगे। उनको परवेज मुशर्रफ के दौर में निजामत मिली, नेमतुल्लाह खान मरहूम अल्लाह ताला उनको गरीब बड़ा काम किया था, बड़ा काम किया उन्होंने, इतना बड़ा काम किया उन्होंने जो कोई कर ही नहीं सकता था। उन्होंने कराची की तमाम मेन रोडों को कमर्शलाइज करने की इजाजत दे दी। अभी भी जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको कमर्शियल एरियाज में कन्वर्ट करने की इजाजत अभी मिल गई है, तो वही रिपीट भी हो रहा है। अब एक चीज की बुनियाद उन्होंने रखी ना, जो
500 गज के घर की जरूरत के लिए रोड बना था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उस इलाके का। अब वहाँ 20 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, तो ना आप पानी शहर का पूरा कर सकेंगे, नहीं हो सकता, ना शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद एमक्यूएम को, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने शहर को चाइना कटिंग का तोहफा दिया, बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा तोहफा। और वहां बिजली भी फ्री है, आपको बताऊं। हाँ, जहां जहां वो सोसाइटीज बनी है वो आज भी 2-2 हजार रुपए देते हैं जी। वो आपने वहां लोगों को चाइना कटिंग कर करके अपने वोटर को फैसिलिटेट करने के लिए कि इनको आबाद कर दो, यहाँ तक के जो पानी का TP1 वाला TP3 वाला प्रोजेक्ट था उसको कटिंग करके, जहां से पानी को ट्रांसप्लांट होके समंदर में जाना था, उसको भी मुस्तफा कमाल साहब ने चाइना कटिंग की नजर कर दिया। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन दो जमातों ने बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से हुकूमत में है, लेकिन मेरे चेयरमैन ने नया नया नाम दिया है जो मैंने कभी नहीं सोचा था, जो ताहयात वजीर इस शहर से बनते हैं। किसी की भी हुकूमत आ जाए वो जरूर होते हैं। तो दोनों जगह पीपल्स पार्टी में भी होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हमारे दौर में भी ये हुआ। लेकिन अब पिछले 3 अदवार से जो सूबाई हुकूमत है उसका वो हिस्सा नहीं हुआ। इन्होंने बहुत इंक्रोच किए, बहुत चाइना कटिंग की, लेकिन हमने एट द सेम टाइम ये भी सुना है कि अदी ने आधा सिंध भी खरीद लिया है और कब्जे हुए। वहाँ टप्पी साहब थे, वो बहुत सरगर्म थे, उसके बाद उनको आगे से हटा दिया गया। अच्छा, खैर, एलिगेशन है, मैं तो न्यूज़पेपर और न्यूज़ मीडिया की बात कर रहा हूँ। वो जाहिर सी बात है, जो लोग एलिगेशन करते हैं, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। इमरान खान को, फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करने के लिए एक जो उनकी प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी, जो उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, जो उनके वालिद की कंपनी थी, उस पे गिरफ्तारी शो करनी पड़ी ना। अगर उन्होंने इतने करप्शन किए थे, वो 10 साल अंडर मिलिट्री रूल इस सूबे में नाज़मा रही, जिला शहीद बेनजीराबाद की, अगर उन्होंने करप्शन की होती है, और उस जमाने में तो जो नाजिम बनते थे उनके पास पैसे भी बहुत होते थे। मिलिट्री, जो परवेज मुशर्रफ का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसमें तो पैसे भी बहुत सारे दिए गए थे। अंडर नाजिम की सिग्नेचर 40% तो साइफन आउट उसी वक्त हो जाते थे, जब भी, जो भी अब 70% हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उस वक्त कितने होते थे और इस वक्त कितने होते थे, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर होते तो हैं, ये तो मानती है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर ये कहा जाए कि नहीं, पाकिस्तान में करप्शन नहीं होता, और ये कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन करती है, बाकी तमाम जमातें जो इस मुल्क में पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो सब जो हैं वो फरिश्ते हैं और दूध के धुले, तो ये भी कहना। अच्छा, ये लेगेसी जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की है, या करप्शन की है? क्योंकि करप्शन जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं, वहाँ हम एंटर होते हैं, कोई काम कराने के जाते हैं, तो वहाँ का जो चपड़ासी है और जो लिफ्ट मैन है, उसको भी अगर पैसे नहीं दें तो वो अंदर जाके पर्ची नहीं पहुंचाता, आपका नाम की चिट नहीं पहुंचाता। आप चले जाएं सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंध फूड चले जाएं, और जो हमारा जाना आना होता है, पर्सनली बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ ये सिंध गवर्नमेंट को पता है और अफसरान को भी पता होगी, वहाँ जो बैठे हुए अफसरान हैं उनको भी पता होगी। जाहिर है वो करप्शन करते होंगे तो नीचे लेवल से हो रही है, अगर वहाँ ईमानदार ऑफिसर बैठा होगा तो अपने चपड़ासी को वो कैसे पैसे लेने देगा? तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? नहीं, देखें, मैं ये तो बात बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सूबे सिंध में जीरो करप्शन है। करप्शन पहले से बढ़ी है या कम हुई है? ये इसका इंडेक्स तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सूबे में कि करप्शन जीरो नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों पे एलिगेशन है, लेकिन बात ये है ना कि ये मैं और आप एलिगेट करते हैं। जब एट द टाइम कि आप उस बंदे पे वो चीज साबित करें या उसको ऑन पेपर लाएं, तो वो उसके लिए कोई सामने आने को भी तैयार नहीं है ना। लेकिन मेरे दोस्त की एक फैक्ट्री है, वो कहता है सिंध गवर्नमेंट के 13 डिपार्टमेंट हैं जो हमारे पास आते हैं फैक्ट्री में और आके हमसे भत्ता लेके जाते हैं।
या फिर बहुत बड़ी बड़ी चिटें भेज देते हैं, नोटिफिक वो आ जाते हैं, सर्कुलर आ जाते हैं और वो बियर करना पड़ता है। तो ये जो अरबाब इख्तियार हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से इल्म होगा। उसके लिए आगे प्लान क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अब तक तो जो होता रहा है करप्शन है, आपने बताया सोसाइटी के अंदर, हमारे यहाँ तो सब्जी वाला भी करप्ट है, देखे ना, हमारी तो आवाम ही करप्ट है, तो गवर्नमेंट कैसे नहीं होगी। लेकिन उसका करने का सदेबाब कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ना। सबसे ज्यादा जो पिछले दौर में बहुत हंगामा था कि फूड मिनिस्ट्री में बहुत करप्शन है, फूड इंस्पेक्टर करप्शन करते हैं। इस वक्त जितना बड़ा ऑपरेशन उस डिपार्टमेंट में हुआ वो सबके सामने है और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए, हुकूमत अपनी तय बिल्कुल एक सख्ती करती है, लेकिन आपने जैसे खुद कहा, एज नेशन वी आर करप्ट। एग्जैक्टली, एज नेशन वी आर करप्ट। और कुरान में भी हम तुम्हारे जैसे लोग ही तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे। अब उसको कौन झुठला सकता है, आप बताएं। नहीं, हम में से ही तो लोग आएंगे और कहां से निकल कर आएंगे। जो अगर सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो हम में ही से है ना, मतलब मेरे आपके घरों में ही से है ना। तो वो अब जो ये सोसाइटी है, दिस इज सोसाइटी। और ये बिल्कुल के पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, ये तो जीरो। ये पूरी दुनिया में क्या अमेरिका में करप्शन नहीं है? बहुत है। क्या यूरोपियन कंट्रीज में करप्शन नहीं है? लेकिन ठीक है, लेवल्स में फर्क है, लेवल्स में फर्क है। जाहिर सी बात है कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो यहाँ करप्शन को एक बहुत बड़ा वो बनाया हुआ है कि इंडेक्स कि जी इस मुल्क में इतना करप्शन है। प्लान क्या है गवर्नमेंट के पास इसको इरेडिकेट करने का या इसको कम करने के लिए? देखिए, वो जाहिर सी बात है, लॉज हैं, उसमें मजीद सख्ती की उसको सख्त करने की जरूरत। अभी हाल ही में खबर आई है, जैकोबाद में वो पसंद की शादी हुई और चन्ना गोड था और अराई गोड था। अराई गोड का लड़का था और चन्ना गोड की लड़की थी। उन्होंने हैदराबाद में जाके शादी कर ली हाई कोर्ट में, और उसके बाद जब अनाउंस किया तो उन्होंने जाके अराई गोड का पूरा गांव जला दिया, कोई 150 के करीब घर जला दिए। अच्छा, एक तो घर में, क्योंकि वो मैंने उस पे था तो वो लोकल ट्राइब से ऑफ कोर्स, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मतलब देखिए पुलिस नहीं थी उस वक्त वहां मौजूद। देखिए, जो वो वाकया हुआ उसका फौरी तौर पे नोटिस हुआ, लेकिन 150 घर नहीं थे। लेकिन उसी दिन जिस दिन ये वाकया पेश आया, कमिश्नर लाड़काना को सीएम साहब ने ऑर्डर दिया कि पूरा सर्वे कराया जाए, जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए, गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी। उन बच्चों को दोनों को उन्होंने पसंद की शादी की, उनको प्रोटेक्शन में गवर्नमेंट ने लिया, कोर्ट में प्रोटेक्शन में है जी वो प्रोटेक्शन में है। और वो जो है, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें एक जो ट्राइबल लीडर है या जो भी सरबराह है उस ट्राइब का, उनका स्टेटमेंट भी आया कि जी मैंने ऑर्डर किया था। तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एफआईआर की हुई है, 5 लोग उसमें गिरफ्तार हैं। और जो मेन है करता उसके जी उसमें 5, हाँ जी, वो गिरफ्तार है। और वो केस क्योंकि अब अंडर जुडिशियल ट्रायल है, तो उस पे काम हो रहा है। 2 चीजें बहुत अहम हैं पीपल्स पार्टी की सियासत को लेकर। अब तक जो पीपल्स पार्टी की कैंपेन रही है वो जाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेके और बेनज़ीर भुट्टो को लेके, उनकी शहादत को लेके चलती रही। लेकिन जो बच्चा 2006 में पैदा हुआ उसको नहीं पता कि वो बेनज़ीर को नहीं जानता, वो उसे नहीं पता कि वो कैसे शहीद हुई, और वो जनजी की बात कर रहा हूँ। तो जनजी को आप कैसे कन्विंस करेंगे वोटर्स को कि जी वो पीपल्स पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो? हाँ, बिलावल भुट्टो इज अ बिग अट्रैक्शन फॉर द यंग जनरेशन। बिलावल भुट्टो जनजी को अट्रैक्ट कर पाएंगे? आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स। देखिए, बिलावल भुट्टो जाहिर सी बात है कि यूथ को अट्रैक्ट
कर रहे हैं, कर पाएंगे नहीं, कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो यूथ के माजरत के साथ जो एक हमें यूथ दिया गया था इमरान खान की शक्ल में, वो तो कहीं से यूथ नहीं था ना, क्योंकि लोग कहते थे कि यूथ उसको फॉलो करता है। वो तो खैर अब चले, वो तो गॉन कैसे, हम ये बात करें। हाँ, मतलब जो यंग जनरेशन है ना 2006 की, उनके लिए तो भुट्टो जिंदा नहीं है। वो कहते हैं वेयर इज भुट्टो, उन्हें पता ही नहीं है उनको। तो बिलावल साहब, जाहिर सी बात है कि एक तो वो खुद यूथ है, he is one of the he is youngest leader in Pakistan, और वो यूथ के लिए डेफिनेटली तो सारी पॉजिटिव बातें करते हैं। देखिए वो सारी पॉजिटिव बातें भी करते हैं, उनका विजन, जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने जिला वतनी मिडिल ईस्ट में काटी, और उसके बाद यूरोप में दुनिया की बेहतरीन, और करप्शन को भी नहीं पसंद करते वो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, तो जाहिर सी बात है वो दुनिया को जानते हैं, सोशल मीडिया को जानते हैं, अब तो पॉलिटिक्स भी जान गए अच्छी, और पॉलिटिक्स को जाहिर सी बात है वो तो उनकी जो है वो कहना चाहिए कि उनकी ब्लड लाइन है पॉलिटिक्स, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान बचपन से देखा है उन्होंने। जी उन्होंने बचपन से देखा है। तो पाकिस्तान का यूथ जो चाहता है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वही सोचते हैं, और वो उसी पे काम कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें मारूसी जो शायद लोग कहते हैं, वो ग्रास रूट से नहीं आए ना एक्चुअली। क्यों नहीं आए? और वो तो उन्होंने तो खाली मारूसी सियासत देखी, उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने देखिए पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे तो पाबंदी है, जूनियर पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं लड़ी, और नीचे लेवल से नहीं लगी, वो तो डायरेक्ट उनको बना बनाया वो मिला है ना, उस पे आके उन्होंने लर्न की बाकायदा। नहीं उन्होंने तो वो जो गैर रिवायती तरीके से आए ना, वो तो देखें, ये नहीं कहा जा सकता कि वो गैर रिवायती, वो सही है कि जिस वक्त उनकी वालदा की शहादत हुई, ही वॉज टू यंग, और उनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप ये फैसला करें कि आपने करना है या नहीं करना। वो जिस उस वक्त उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, उन्हें करना था, ये उन्हें करना था। लेकिन वो ग्रास रूट पे क्या इश्यूज हैं, He is much better aware, शायद जो मैं अवेयर नहीं होंगी। नहीं वो तो खैर है, नो डाउट इसमें, तो उनको पता है, वो तो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को ज्यादा समझते हैं। देखें वो he is aware about it, और वो उसी उस पे जो है वो काम कर रहे हैं, और स्पेशली उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को कहा है कि हमें एज मॉडल प्रोविंस अपने आप को वो करना है, ताकि पाकिस्तान के नौजवान जो जिनको शायद वो मौके हासिल नहीं है, वो मौके उनको मिलने चाहिए। इसमें जो पीपल्स पार्टी है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही करती रहेगी, इनके बिलावल के बाद बहन आएंगी, या वो आएंगी, या जो क़यादत है उसमें से भी कोई ऊपर निकल कर आएगा आगे? आप मुझे एक बात बताएं कि पता नहीं ये लोग क्यों कहते हैं कि पीपल्स पार्टी डायनेस्टी पॉलिटिक्स करती है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, बीबी शहीद ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन 2008 में यूसुफ रजा गिलानी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। क्या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने ये सोचा है? कभी शरीफों ने ये बात सोची है? राजा परवेज भी बने, राजा परवेज अशरफ भी बने, राजा परवेज अशरफ भी बने। क्या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ये किया है? अगर नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन गए। वो तो पक्की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कभी, आज मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर है, तो आप मुझे ये बताएं कि मुराद अली शाह तो फैमिली नहीं है ना, फैमिली से तो बन सकते थे ना। बिल्कुल बन सकते, फातिमा को बना लेते, मतलब फैमिली से कोई भी बन सकता था। अगर हम ये बात करें तो नॉमिनेट कर किया जा सकता था। और जो लोग ये बात करते हैं कि सिर्फ हम बीबी शहीद और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बुनियाद पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर 2008 के बाद पीपल्स पार्टी का किसी भी हुकूमत का ग्राफ इलेक्शन होता है ना, किसी भी पॉलिटिकल फोर्स वो इलेक्शन में जाती है, अगर जिस तरह इलेक्शन होते रहे तो सिंध में
सीटें बढ़ती गई हैं। सिंध में पाकिस्तान ग्रो किया है है इस बात इस वक्त सबसे मजबूत है जी। हमने ग्रो किया है और वो कुछ तो हम कर रहे होंगे ना, कोई तो काम हम कर रहे होंगे। सिर्फ नेगेटिविटी क्योंकि इलेक्शन कैंपेन भी बहुत अच्छी चलानी आती है जो दूसरी पार्टियों को इतनी एक्सपर्टीज नहीं है जी पूरे मुल्क में। और अभी भी देखे ना मौसमी हालात है, सब कुछ है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ने की कैंपेन करने खुद जा रहे हैं। कश्मीर के इलेक्शन की डेट अभी नहीं आई है लेकिन उनका शेड्यूल तैयार है। तो ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में उसको एक पजीराई है। और आपके प्रोग्राम से कह रही हूँ इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। चलिए इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। 2016 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना था जो उस जमाने में 10 बिलियन का था, अब तकरीबन 40 बिलियन उसकी वैल्यू हो चुकी है, अभी तक नहीं वो हो सका। पंजाब में इम्प्लीमेंट कर दिया था उन्होंने और अब तकरीबन 40 के करीब तहसील में वो एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारे अभी तक कराची में पूरा नहीं हुआ तो बाकी दूसरे शहरों में कैसे जाएगा? हाँ जी बिल्कुल आपकी बात सही है, उसमें बहुत डिले था जिसमें बहुत सारी रीजनिंग है जो बताई नहीं जा सकती। और उसका फेज 1 मुकम्मल है। फेज 2 जो है वो जनवरी 2027 तक मुकम्मल कर लिया। यही जो अभी कैमरेज वगैरह लगे जी 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 फेज 2 जिसमें मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट आधा कराची कवर हो जाएगा। 2027 में जब वो ऑपरेशनल होगा तो आधा कराची। लेकिन जो ऐसी बात नहीं है, पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाया है। क्राइम होता है, मैं ये नहीं कह रही कि कराची में क्राइम नहीं होता, दुनिया में क्राइम होता है। मतलब हम टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी जाते हैं, वहां भी क्राइम होता है। कराची में क्राइम होता है, मीडिया पे ज्यादा आता है यहाँ का क्राइम, बाकी दूसरे शहरों के और क्राइम इंडेक्स पिछले साल की बात करें 25 की 25 से 26 में जो ये 4 से 5 महीने गुजर गए, इसमें इंडेक्स क्राइम का नीचे गया है इस शहर में। तो अगर क्राइम हुआ है तो उसको रिजॉल्व भी किया है, पुलिस की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। आपने एक सवाल किया था गुल प्लाजा देखें, गुल प्लाजा सानिया बहुत बड़ा है, नहीं होना चाहिए था। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके अंडर ऐसे लेकिन गुल प्लाजा के साथ जो सिंध हुकूमत ने कमिटमेंट किया था, अब गुल प्लाजा के गिरने का काम शुरू होगा। जो उसको बनाने का अमाउंट था, 1 करोड़ रुपए दिए जो लवाकिन थे, मैं खुद जाती तौर पे घर गई थी। 73 अमवात जी 73 अमवात थी, 73 लोगों को वो पैसे दिए गए। उसके बाद 5 लाख रुपए, जो क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को घर ये नहीं बताई जाती है, हमें तो पता है। हाँ, लेकिन अभी हमारा ताल्लुक मीडिया से है, वरना ये बताई नहीं जाती। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। सिंध हुकूमत ने लोगों ने बताया ईद पे सपोर्ट करने के लिए कराची चेंबर के साथ मिलकर एक्सपो सेंटर में बाजार लगाया गया, वो गुल प्लाजा के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और अभी भी जो गुल प्लाजा की रिकंस्ट्रक्शन है उसके नक्शे और उस पे काम हो रहा है। कराची चेंबर्स के पास वो अमाउंट है। पता नहीं शहर वाले भूल जाते हैं, जब उसको बोल्टन मार्केट को आग लगी थी, प्रेसिडेंट जरदारी उस वक्त प्रेसिडेंट थे, 10 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने, उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं हुई थी और इस शहर इनके कराची चेंबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। फिर उसमें पैसे बच गए थे। फिर जो कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी तो फिर उसको उसी पैसों से रिकंस्ट्रक्ट करा के दिया। तो हम हमेशा कराची के साथ खड़े हुए हैं। जो लोग आग लगने से पहले का भी सद्देबाब कर लेना। जब ये हादसा हुआ तो बिल्कुल सही है, कराची बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ से प्लस की आबादी है। उस तरह फायर फाइटिंग का बिल्डिंग्स जब बनती हैं, ना गवर्नमेंट एजेंसीज उसको उस तरह देखती हैं और ना बिल्डर उसको उस तरह लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसकी कंस्ट्रक्शन करता है। सर्वे हुआ, लेकिन फायर फाइटिंग की इक्विपमेंट्स जो हैं कुछ कराची पहुंच गए हैं। फायर टेंडर्स 39 फायर टेंडर्स आई थिंक हैव बीन लैंडेड टू कराची। और भी आ रहे होंगे, 39 तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन और भी आ रहे हैं। उसके बाद अभी जब प्रेसिडेंट जरदारी ने चाइना का विजिट किया, जो लास्ट विजिट था,
उसमें वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री में गए हैं और वो चाइना के साथ MOU से गवर्नमेंट ने साइन किया है कि वो हमें इक्विप्ड करेंगे, कम से कम 400 होने चाहिए तो जाके वो हमें इक्विप्ड करेंगे जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ताकि आइंदा इतने बड़े हादसा से सदे पाए। चले अब हम रैप अप करते हैं। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी सवाल रह गया। आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया। मैं 28वीं तरमीम में जो तरमीम करने के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं और जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे एक कराची को अलहदा करने की बातें हो रही हैं और पीपल्स पार्टी वालों ने बताया कि इसका कोई रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एग्री, जो है अंदर खाने जो कहते हैं कोई र्यूमर होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे टीवी पे आता है कि आज सक्खर में अमन व अमान रहा, इसका मतलब ये कि सक्खर में कोई गड़बड़ थी तो आज अमन व अमान रहा। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कराची को अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अगर अलहदा कर दी तो कराची की हालत पहले से बेहतर नहीं हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी का इसमें मैंने उसमें असेंबली की एक तकरीर देखी थी, उसमें हिज़्ब इख्तलाफ वाले कर रहे थे कि आप लोग कह रहे हैं कि हम सिंध के टुकड़े नहीं होने देंगे, तो उन्होंने कहा सिंध के टुकड़े तो पहले ही हो गए थे कराची में, जबकि माड़ी को अलहदा किया गया और मलीर को लांडी से अलहदा किया गया, तो उस वक्त तो टुकड़े ऑलरेडी कर दिए गए थे। देखिए वो तो अब क्यों नहीं हो सकता? एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची 60 डिस्ट्रिक्ट्स में, जाहिर सी बात है कराची बहुत बड़ा शहर है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची 60 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुहित है। अब इसको अगर 18वीं तरमीम का हिस्सा है, हाँ, और वो अगर ये कहते हैं कि जी टुकड़े नहीं हुए, तो मतलब अब मैं इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली शहर डिवाइड होते हैं फॉर बेटर गवर्नेंस, फॉर द बेटर फैसिलिटीज ऑफ द पीपल, ठीक है। जो लोग ये बात करते हैं कि जी कराची को फेडरेशन के हवाले कर दिया जाए या कराची को सिंध से अलहदा करके एक नया सूबा बना दिया जाए, मैं उन पे ये बात वाज़े करूंगी, 18वीं तरमीम से पहले का कराची या 18वीं तरमीम से पहले का सिंध। 18वीं तरमीम से पहले का कराची जिना अस्पताल, 18वीं तरमीम से पहले का NICVD, ओह यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। 18वीं तरमीम से पहले का सूट, 18वीं तरमीम से पहले का कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। शाराय भुट्टो नहीं बन सकती थी अगर 18वीं तरमीम नहीं हुई होती। थरकोल ऑपरेशनल नहीं हो सकता था अगर 18वीं तरमीम नहीं हुई होती। थरकोल तो बीबी शहीद ने 88 में बता दिया था कि हमारे पास कोल रिजर्व्स हैं, और उस वक्त हमने कहा था कि बिजली पैदा करें, तो सिंध पीपल्स पार्टी की 2 हुकूमतें आई, वो नहीं कर सकते। एंगरो को लाइसेंस दिया वहां करने का, एंगरो है ठीक। अगर 18वीं तरमीम ना होती, अगर 18वीं तरमीम से पहले दरियाए सिंध पर 2 पुल थे, एक कोठरी वाला और एक सखर वाला, इस वक्त 8 पुल हैं, ठीक है। तो जो लोग ये बात करते हैं कि 18वीं तरमीम ने हमें क्या दिया, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि 18वीं तरमीम से पहले का सिंध और 18वीं तरमीम के बाद का सिंध बहुत फर्क है, हर सूबे में फर्क है। बिल्कुल। ये कहना कि जी पंजाब में नहीं फायदा हुआ, नहीं, पंजाब में फायदा हुआ है। KPK में फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है। बलोचिस्तान में फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है। आप अपनी कोताही, जो मैं कहती हूँ FBR, जो फेडरल की अपनी कोताही है, वो टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके जी, वो टैक्स नेट नहीं बढ़ा सके, उन बाबुओं के लिए नई गाड़ियां तो खरीदी जा सकती है, हेलीकॉप्टर्स नहीं, FBR वालों के लिए अभी उन्होंने फरमाइश की कि गाड़ियां खरीदे, 12 बिलियन के जहाज भी तो खरीदे गए। अब वो देखें, उनको उनसे सवाल जरूर करना चाहिए पंजाब हुकूमत से कि इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात है उसमें वो जहाज नहीं आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हर तो लॉकडाउन कर दिए उन्होंने। देखें, हम तो अपनी उसकी बात वो करें। आपने एक सिविल हॉस्पिटल का नाम ले लिया, सिविल हॉस्पिटल की भी सर्विसेज बहुत अच्छी होगी, स्पेशली इमरजेंसी। देखें, अभी रिसेंटली हमने वो किया है, और जिना अस्पताल भी
NICVD जो है वो भी देखें, बहुत पाक दुनिया वर्ल्ड का क्लास वो है, दुनिया का सबसे बड़ा, इंटीरियर सिंध से भी लोग वहीं आ रहे हैं, बिल्कुल वो करा रहे हैं दुनिया इलाज। का सबसे बड़ा, दुनिया का फ्री हार्ट सर्विस दुनिया में वो NICVD दे रहा है। और सिर्फ NICVD कराची नहीं, NICVD सक्खर है, जी आपने देखा होगा। चाइल्ड हेल्थ पर स्पेशल केयर यूनिट्स बनाए गए, और भी होने चाहिए, और भी ऐसी होने चीजें चाहिए, और expand भी होना होना चाहिए, लेकिन ये सब 18वीं तरमीम की बात जी। की बातें है ना। 18वीं आविश लड़काने में भी हो, कंबर अली शाह में भी हो, मीरपुर खास में भी हो, ठट्टा में भी हो, हर नहीं, ऐसी बात नहीं। NICVD के सैटेलाइट स्टेशंस इस वक्त 18 शहरों में सिंध के मौजूद हैं। ये 18वीं तरमीम के बाद ही हम कर सकते हैं। जहां तक 28वीं तरमीम की बात है, देखें नून लीग वाले, मैंने कहा ना, FBR की कोताहियों को छुपाने के लिए इमरान खान साहब ने कहा कि बाबू FBR नहीं चला सकते, तो सिविल जो है साइड से चेयरमैन ले आए, शब्बर जैदी साहब आए, उन्होंने ही पुट इट हैंड अप कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, ही लेफ्ट। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा वो बैठी हुई है, उसके उन्होंने बाद बिठाए हुए नून लीग वालों की ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद शहबाज शरीफ आए, उन्होंने कहा कि इनलैंड, क्योंकि ये इनलैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर्स होते हैं, ये नहीं चला सकते, DMG ऑफिसर ला के बैठाओ। और इस वक्त DMG ऑफिसर बैठा है, उस DMG ऑफिसर से कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि आपने कितना टैक्स कलेक्शन किया और आप क्यों टारगेट्स नहीं मीट कर सके, आपने कितने टैक्स नेट को बढ़ाया, आप रिटेलर से कितना टैक्स कलेक्ट करने में, या जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन है उनसे कितना टैक्स कलेक्शन। एक 18वीं तरमीम के बाद जो टैक्स सूबों के पास आया, टैक्स सर्विसेज जो आया, वो जो था वो सूबों ने कलेक्ट किया। जब सिंध हुकूमत ने SRB के हवाले वो हुआ था, तो उस वक्त जब फेडरल गवर्नमेंट से 2009 में लिया गया था, तो उस वक्त उसका था 12 बिलियन, आज वो 300 बिलियन। ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, तमाम सूबों में बेहतरी आई है। तो मेरा ख्याल है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं कि टैक्स ऑन गुड्स सूबों के हवाले करें, एक फेडरल गवर्नमेंट टारगेट सेट करे कि जी हर सूबा इतना कलेक्ट करके देगा, अगर कलेक्शन नहीं होगा तो कटौती होगी, और सरप्लस होगा तो वो सूबों के हवाले किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का टैक्स नेट बढ़ेगा, हम IMF के प्रोग्राम से निकल सकेंगे, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। तो तरमीमें लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो इदारों में FBR को रिफॉर्म्स की जरूरत है और फेडरल गवर्नमेंट को वो कंसिडर करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खंदा पेशानी से जवाब दिए, और सबसे अच्छी बात ये आपकी मेरे किसी भी सवाल से नाराज नहीं हुई। नॉर्मली पॉलिटिशियंस जो है उनको नागवार गुजरता है और वो गुस्से में आ जाते हैं, तो ये पीपल्स पार्टी का एक खासा है जो आप उनकी पॉलिटी कर रही हैं, और बड़ा थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।